इजराइल के दोहा पर फिजाई हमले के बाद कतरी F-15 जंगी तैयारी जो है वो फिजा में घूमना शुरू। इजराइल ने अभी तक जिन जिन जगहों के ऊपर हमले किए हैं, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, गजा, यमन और कतर, नेपाल के अंदर जनाब पिछले 12 घंटे के अंदर जो है हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। उनकी पार्लियामेंट को भी आग लगा दी गई, वज़ीर आज़म हाउस को आग लगाई गई, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको लिटरली सड़कों के ऊपर घसीट घसीट के मारा गया। वज़ीर खजाना की जो फुटेज है वो तो बड़ी ही खौफनाक है। वो बेचारा दरिया के अंदर भी कूद रहा है अपनी जान बचाने के लिए, लोग जो है उसका पीछा कर रहे हैं और उसको मार रहे हैं। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो हम तीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से आपको आगाह करेंगे। हम नेपाल के बारे में बात करेंगे, कतर के ऊपर जो इजराइल का हमला हुआ है उस पर मज़ीद डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे, और पाकिस्तानी सियासत के हवाले से पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि बड़ा फैसला आने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। वो फैसला भी सामने आ चुका है और इमरान खान साहब ने कुछ ऑर्डर्स जारी किए हैं, अली अमीन गंडापुर को हिदायत दी है, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, पिछले व्लॉग तक जब उस वक्त तक ये खबर आई थी तो वो ये थी कि इजराइल ने कतर में दोहा में जो फिजाई हमले किए हैं उसमें हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है, और उसमें उस वक्त तक ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि उनके रहनुमा खलील हैया जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद अब ये अपडेट आ रही है कि वो शहीद नहीं हुए हैं, वो एक्चुअली महफूज रहे हैं, लेकिन उनके बेटे और उनका मावन जो है वो इस हमले में शहीद हो चुके हैं। इजराइल के दोहा पर फिजाई हमले के बाद कतरी F-15 जंगी तैयारी जो है वो फिजा में घूमना शुरू हो गई। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूं, लेकिन ये बताया गया है कि ये जो हमला हुआ है इजरायली चैनल 12 ने उसके ओहदेदार ने जो है ये दावा किया कि जनाब ये हमले जो है वो अमेरिका को इन्फॉर्म करने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल के बाद ही हमले किए गए हैं। लेकिन इसके बाद जो है वो कतर की जानिब से बाकायदा एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो है वो अमेरिका की जानिब से कहा गया है, अमेरिका की जानिब से कहा गया कि जनाब हमें इसके बारे में कुछ इत्तला नहीं थी। व्हाइट हाउस की जानिब से कल रात को आधी रात को ये स्टेटमेंट आई है कि जी हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और ये अलबत्ता उन्होंने कहा कि चूंकि ये कार्रवाई हमास के खिलाफ की गई है तो हम इसलिए तो उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में किसी किस्म की कोई नॉलेज नहीं थी। उन्होंने इसको डिनाई किया है। साथ ही साथ कुछ मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि दोहा के ऊपर ये जो हमला किया गया है इजराइल की जानिब से, ये बेसिकली कतर को इन्फॉर्म करके किया गया था। ये भी एक मार्केट के अंदर जो है खबर आई, लेकिन कतर की जानिब से जो है वो इसका भी डिनाइल आ गया कि नहीं जी हमें कोई इस किस्म के इस हवाले से जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जब ये वाकया कल पेश आया है तो उसके बाद जो मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो कतरी अमीर से जो है वो रब्ता किया, उनके टेलीफोनिक जो है वो रब्ता हुआ है, उन्होंने मजम्मत की है इजराइल के इस हमले की। साथ ही साथ दीगर मुसलमान ममालिक जिसमें ईरान, आप जानते हैं ईरान और इजराइल की तो अभी भी जंग होकर हटी है, ईरान की जानिब से बड़े सख्त अल्फाज के अंदर जो है इसकी मजम्मत की गई है। सऊदी अरब की जानिब से जो है बड़ी शदीद अल्फाज में जो है मजम्मत की गई है इस बारे में, और तुर्की की जानिब से से भी जो है वो इसकी मजम्मत की गई सारे वाकये की। अभी तक एक्चुअली इस सारे मामले को अगर आप उठा के देखें तो ये एक चार्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इजराइल ने अभी तक जिन जिन जगहों के ऊपर हमले किए हैं 7 अक्टूबर 2023 से क्लैश रिपोर्ट की जानिब से ये एक्चुअली शेयर किया गया है डेटा। ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, गजा, यमन, ये वो और कतर, ये तमाम ममालिक जो है वो ऐसे ममालिक है जिसके ऊपर इजराइल अब तक बमबारी कर चुका है और मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर, मुख्तलिफ बहानों के बिना के ऊपर जो है वो हमले कर चुका है। अब पूरी दुनिया से जो है उसकी कंडेमनेशन आ रही है और ये कहा जा रहा है, इसकी मजम्मत की जा रही है कि जनाब सोवरेनिटी भी कोई चीज़ होती है, आप किसी तरह मुंह उठा के जो है वो किसी भी मुल्क के ऊपर जो है बमबारी करना शुरू कर दें। अब इसके ऊपर बहुत से सवाल जो है वो उठ रहे हैं। जाहिर बात है सबसे पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि मुसलमान ममालिक जो है वो आखिर कहाँ हैं, वो क्यों चुप करके बैठे हैं, वो क्या मतलब एक सिटिंग डक की तरह बैठे हैं कि इजराइल का जब भी दिल करेगा वो हमला कर देगा। आज जाके जो है ना इस बात का ये एहसास होता है, और मैं मुख्तलिफ दिफाई तजज़ियाकारों को सुन रहा था कि ये पाकिस्तान की जो वो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसको बचा के रखता है कि इजराइल जो है वो जरूरत नहीं करता कि वो पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर आके इस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश करे। इन ममालिक को जो है वो अटैक करता है। यहाँ पे एक और सवाल जो है वो ये भी हो रहा है कि कतर की अपनी फिजाई फोर्स किधर थी जब इजरायली तैयारी जो है उसकी एयर स्पेस उन्होंने वायलेट की, एयर स्पेस के अंदर आए, आपके कैपिटल को उन्होंने आके हिट किया। मतलब उन्होंने तो वो जिसे कहते हैं ना खाला जी का बेड़ा समझ लिया है कि वो जहाँ भी घुसना चाहे वो घुस जाते हैं, और उसके बाद जो बमबारी करनी है हमले करो कहते हैं बाद में देखी जाएगी, बाद में देखते हैं दुनिया इसके ऊपर क्या चीखें मारती है, क्या मजम्मत करती है, वो बाद में देखी जाएगी। लेकिन अभी जिस मुल्क में भी उनका दिल करता है उनके जहाज जो है वो घुस जाते हैं और जाके इस तरह बमबारी कर देते हैं। तो कतर के अंदर भी जो है ये सवाल किया जा रहा है कि भाई आखिर कतर जो है उसने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। इवन दो जब ये वाकया हो गया, इजराइल के जो लड़ाका तैयारे थे वो ये सारा कुछ करके जब फिजा से निकल गए, मतलब कतरी फिजा से एयर स्पेस से जो है वो निकल गए, तो उसके बाद इनके जहाज जो है वो उड़े हैं और उन्होंने बैठ के जो है वो फ्लाई करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे जो सॉर्टीज उन्होंने शुरू कर दी कि जनाब अब हम देखेंगे। जब वो हो गया, वो माजरत के साथ वो एक बात कहते हैं कि जो मौका लड़ाई के बाद याद आए वो आहो, तो उसका क्या फायदा। यहाँ पे अब आपको पाकिस्तान के डिफेंस मैकेनिज्म का जो है ना वो आइडिया होता है कि हमने इंडिया जैसे मुल्क को भी जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया था, तो इसलिए इजराइल अब ये कोशिश नहीं कर सकता कि कम से कम पाकिस्तान के हवाले से जो है वो इस किस्म का कोई हमला करने की कोशिश करे। अलबत्ता मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत से मतलब तजियाकार ये भी बात करते हैं कि इंडिया भी जो है वो इस दौरान कोई ना कोई शरारत कर सकता है, क्योंकि उसका भी बड़ा दिल मचलता है। वहाँ पे वो जो बैठे हुए ना हॉक्स बैठे हुए जो उनके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, वो अक्सर इन चीज़ों की एग्जाम्पल्स देते हैं कि देखें इजराइल को हमास से मसला था ना, वो देखें वो इधर भी घुस गया, उधर भी घुस गया, इधर भी बमबारी कर दी, उधर भी बमबारी कर दी, तो हम क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ कर सकते। तो यहाँ पे अब आपको पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज के बारे में जो है वो आइडिया होता है कि नहीं ये आपकी खाला जी का बेड़ा नहीं है कि आप यहाँ पे जो है किसी भी वक्त यहाँ पे घुस सकते हैं। सो हालात इस वक्त काफी टेंस हैं और मुसलमान ममालिक के हवाले से खास तौर पे जो है वो करोड़ों की तादाद में मुसलमान यही सवाल कर रहे हैं कि हाँ आपने इसी तरह मार खाते रहना है, या आपने कोई थोड़े होश के नाखून लेने, कोई इज्जत गैरत जगानी है अपनी कि आप भी आगे से जो है वो जवाब दे सकें, वरना इसी तरह सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। जब उनके जहाज आएंगे, जब उनका दिल करेगा वो बैठ के जो है कहीं पे भी बमबारी करके जो है वो चले जाएंगे। और साथ ही साथ कतर के हवाले से, मतलब कतर जो है वो कोई पसमानदा किस्म का मुस्लिम मुल्क नहीं है, बड़ा वेल टू डू, बड़ा उसने मतलब पैसे वाला मुल्क है, तो फिर आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी है किधर कि जब भी आके जो है वो इजरायली जहाज जो है वो अंदर दाखिल हो सकते हैं। शीरीन मजारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक़ रहनुमा, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा विल कतर डू समथिंग अबाउट इट बियॉन्ड जस्ट वर्ड्स ऑफ कंडेमनेशन, फ्री जेट वेस्टेड, लेट दिस बी अ कॉशन फॉर ऑल ऑफ अस गिविंग ओपन एक्सेस टू द यूएस। अच्छा, इसमें ज्यादा बात वो ये भी है कि कतर जो है ना वो बड़ा ही प्रो अमेरिकन है, मतलब यूएस लॉबी के अंदर जो है वो यूएस उसको अपना एक अलाई समझता है कतर को, मिडल ईस्ट के हवाले से जो है वो कतर को इस निगाह से देखता है। तो कतर जैसा मुल्क जो कि यूएस का इतना बड़ा अलाई है वो भी इजरायली बमबारी से नहीं बच सका।
तो इसलिए भी इसके ऊपर जो है वो बहुत तनकीद की जा रही है कि आखिर ये हुआ क्या है ये सारा कुछ। इसके अलावा एक और जो बड़ी तनकीद हो रही है वो इंडिया के हवाले से, इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा कि हम जो है इसको बड़े गौर से अच्छा, उनके अल्फाज क्या थे, उन्होंने कहा कि जी हम बड़े गौर से देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, और इससे जो है वो खिते के अंदर अमन को नुकसान पहुंच सकता है, और तमाम हम लोग जो पार्टीज हैं उनको रिस्ट्रेंट का जो है वो हम एक मशवरा देते हैं कि वो जो है वो रिस्ट्रेंट तहम्मुल का जो है मुजाहरा किए। इजराइल की उन्होंने मजम्मत नहीं की, और ये इंडिया के अपने दिफाई तज्जियाकार कह रहे हैं कि इस वक्त जब पूरी दुनिया इजराइल के ऊपर थूथू कर रही है इस सारी चीज़ के ऊपर, तो आपको कम से कम इसकी प्रॉपर मजम्मत करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि इंडिया जो है वो इजराइल का एक बहुत बड़ा एलाय है, उसका मतलब पार्टनर है, तो उसने उसकी मजम्मत नहीं की। एज मैटर ऑफ फैक्ट कल परसों ही अभी जो है उन्होंने इंडिया और इजराइल ने जो है एक ट्रेड एग्रीमेंट भी जो है वो आपस में साइन किया है, तो उन्होंने किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं की। अब जरा वहां से फोकस शिफ्ट करते हैं, जरा नेपाल की तरफ आते हैं। नेपाल के अंदर जनाब पिछले 12 घंटे के अंदर जो है हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। थोड़ी सी फुटेजेस जो है वो मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूं। एक तो उनकी पार्लियामेंट को भी आग लगा दी गई, वज़ीर आज़म हाउस को आग लगाई गई, पार्लियामेंट को आग लगाई गई, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको लिटरली सड़कों के ऊपर घसीट घसीट के मारा गया है। मतलब वहां पे जो यंगस्टर्स हैं, जो तलबा हैं या जिसे जेन ज़ी कहते हैं, उनकी जानिब से बड़ा ही शदीद किस्म का जो है वो रद्द-ए-अमल आया है। वज़ीर दाखिला की जो वज़ीर खजाना की जो फुटेज है वो तो बड़ी ही खौफनाक है कि उसको वो बेचारा सड़कों पर भी भाग रहा है, वो दरिया के अंदर भी कूद रहा है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन लोग जो है उसका पीछा कर रहे हैं और उसको मार रहे हैं। हालात इतने ज्यादा वहां पे टेंस हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स आई हैं। ये खबर भी आई कि जनाब जो साबका वज़ीर आज़म थे जो इस्तीफा दे चुके हैं वो अपनी फैमिली के हमरा अब मुल्क से जो है वो फरार हो चुके हैं। लेकिन जाहिर बात है इस वक्त इंफॉर्मेशन के जराए नेपाल के अंदर जो है वो काफी महदूद हो चुके हैं, इसलिए कोई चीज कंफर्म भी नहीं कही जा सकती। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो मुल्क से फरार हो चुके हैं, और यहाँ पे लोगों ने इसकी भी फुटेज जो है वो बनाई हुई है कि जब खटमंडू का एयरपोर्ट जो है वो ऑलरेडी बंद है, तो फिर ये किसने मुल्क के वज़ीर आज़म को जो है वो फरार होने में मदद की है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वज़रा हैं उनके बारे में भी ये खबरें आ रही हैं कि जनाब वो भी जो है वो या रूपोश हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, या वो भी नेपाल से जो है वो भाग चुके हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ये जो फुटेज आ रही है, यहाँ पे कुछ ऐसी फुटेज भी हैं जहाँ पे रूफ टॉप्स के ऊपर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के रूफ टॉप्स के ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स जो इन बड़ी बड़ी अमीर फैमिलियों को और अशराफिया की फैमिली से जो ताल्लुक रखते हैं लोग, उनको हेलीकॉप्टर के अंदर बिठा बिठा के जो है वो नेपाल से फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जान को बहुत खतरा है। देखिए नेपाल जो है ना वो बेसिकली बड़ा ही पसमानदा किस्म का मुल्क रहा है, जबकि यहाँ पे मैं पहले भी पिछले व्लॉग में भी आपको मैंने बताया था कि टूरिज्म इंडस्ट्री उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है नेपाल की, जिसके ऊपर वो बड़ा रिलाई करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी करप्शन और अशराफिया के हाथ में, चंद मखसूस खानदानों के हाथ में जो है पूरी इकॉनमी जो है वो जकड़ी गई थी, जिसकी वजह से जो नई जनरेशन है उसकी जानिब से ये इतना बड़ा रिएक्शन वहाँ पे आया है। अब ये भी बताया जा रहा है कि कल रात को ये खबर आई है कि अब इस वक्त नेपाल का टोटल सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो फौज ने संभाल लिया है, और फौज जो है वो इस वक्त मामला को मामूल के ऊपर लाने की कोशिश कर रही है, और हर जगह उन्होंने जो है वो चेक पोस्ट और बैरिकेड्स वगैरह जो है वो लगा दिए हैं ताकि चीज़ों को जो है वो नॉर्मलाइज किया जा सके। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी तादाद अवाम की जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है, और खास तौर पर सरकारी बिल्डिंग्स, सरकारी ओहदेदार, यहाँ तक कि जो चीफ जस्टिस हैं, यहाँ पे एक और भी मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी ओहदेदार थे, यानी कि वज़रा, वज़ीर आज़म, सिर्फ बात यहाँ तक मखसूस नहीं है, बल्कि जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं नेपाल के, असल में एक चिंगारी जो है वो उनके बेटे की तस्वीरों से भी निकली है। उनका बेटा जो है वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अपनी तस्वीरें शेयर करता रहा, जिसमें उसने बड़ी महंगी घड़ियां पहनी हुई है, वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों के अंदर सफर कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो है वो लोगों ने इसके ऊपर बहुत एतराज किया कि भाई ये एक चीफ जस्टिस के बेटे के पास इतनी लग्जरियस किस्म की जो है वो चीजें कहां से आ गई। और इस तरह पर दीगर पॉलिटिशियंस के बच्चों की तस्वीरें भी जो है बहुत ज्यादा, बेसिकली अगर आप ये मैं लुबे लुबाब ये पेश करूं तो इन सियासतदानों के बड़े बड़े ओहदेदारों के बच्चों ने उनको फंसवा दिया अपनी तस्वीरें डाल डाल के ना। लोगों में इस्तेहाल आया, लोगों में गुस्सा आया कि जी हमारा ये हाल है और इनके बच्चों को देखें, इनके बच्चे जो है वो किस किस्म की लग्जरियस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वहां से ये सारा सिलसिला जो है वो निकलना शुरू हुआ, और उसके बाद जो है वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब ये जो नए, अब सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि नेपाल का नया रहनुमा, नया लीडर जो है वो कौन होगा। तो इस वक्त खबर आ रही है कि काठमांडू के जो मेयर हैं बालंदर शाह, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो शायद अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो बने। बालंदर शाह जो हैं वो 2022 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मेयर के इलेक्शन जीतने में वो कामयाब हुए थे, और हालिया सर्वे के मुताबिक जो यंग जनरेशन है उसमें तकरीबन 74%, 74% लोग जो हैं वो बालंदर शाह को जो है वो अपना लीडर कंसिडर करते हैं। और सोशल मीडिया पर नौजवानों ने उनकी हिमायत में लिखा है कि मुस्तकबिल की क़यादत के लिए हमारा पहला इंतखाब जो है वो बालंदर होंगे। नौजवानों के पसंदीदा लीडर बनने के पीछे बालंदर के काबिल रश्क अमली इक़दामात और शफाफियत है, जिसने उन्हें दीगर सियासी रहनुमाओं के मुकाबले सुरखरू किया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी मुल्क के अंदर जो है वो इस किस्म का इनकलाब आता है, या एक सिटिंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाता है, या आप जिसे कहते हैं तख्ता उलट दिया जाता है, तो उसके बाद जो लीडरशिप आती है उसको अपने बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसके तजुर्बे के ऊपर भी बहुत से सवाल होते हैं कि क्या वो एक्चुअली मुल्क चलाने के काबिल है भी या नहीं है। इवन बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश की प्राइम एग्जांपल आपके सामने है कि हसीना वाजिद के वहां से एग्जिट के बाद इंटरिम गवर्नमेंट एक बनी, मोहम्मद यूनुस की एक गवर्नमेंट बनी, लेकिन उसको अपनी क्रिटिसिज्म का सामना है, और मोहम्मद यूनुस के ऊपर जो है वो बार-बार ये वहां पे इल्जाम लगता है कि जनाब ये शायद अगले इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, जबकि वो अनाउंस कर चुके हैं, अगले इलेक्शन की डेट भी जो है वो अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन उनकी हुकूमत के ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि जब गुस्से की लहर आती है ना तो फिर सब कुछ भाग ले जाती है, फिर होश के नाखून नहीं रहते, फिर एक गुस्सा जो है वो उबल उबल के बाहर आना शुरू होता है। तो इसीलिए हमेशा ये बात कही जाती है कि जमहूरी मुआशरों के अंदर जो है ना वो लोगों को अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी दीजिए, उनको बात करने दीजिए, उन्हें इख्तलाफ करने दीजिए, उनको उनके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो कानून के दायरे में रहकर करें, क्योंकि ये आहिस्ता 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 ये स्टीम बिल्डअप होती रहती है, और अल्टीमेटली जब ये हटती है ना, इसके ऊपर कवर हटता है और एक हजूम आता है, एक मतलब अनकंट्रोल्ड मॉब आता है, तो फिर वो किसी का लिहाज नहीं करता। वो ये नहीं लिहाज करता कि कौन सा वजीर कितनी उम्र का है, उसके बीवी बच्चे खानदान वाले, उसका घर बार, वो किसी चीज़ का लिहाज नहीं करता, वो हर जगह आग लगा देता है। और यहाँ पे नेपाल के अंदर भी बिल्कुल एक्जैक्टली यही हुआ है कि वजीरों मुशीरों के जो है वो घर जला के रख दिए गए, दफातर जला के रख दिए गए। मुझे पता लगा इवन वहाँ पे होटल, मतलब वहाँ पे होटल को आग लगा दी गई। एक नेपाल का टेलीविजन स्टेशन है उसको भी आग लगा दी गई,
जो कि बड़ा प्रो गवर्नमेंट समझा जाता था, उसको भी आग लगा देगी। तो फिर इस तरह का एक तबाही का जो है वो पूरा एक वोल्केनो आता है, जैसे आतिशफशां आता है और वो सब कुछ जला के राख कर देता है फिर। तो इसीलिए जमहूरी माशरों के लिए जरूरी होता है कि लोगों को अपनी इज़हार राय करने दीजिए, वेंट करने दीजिए, अपना गुस्सा निकलने दीजिए, वोट के जरिए निकलने दें, इजहार के जरिए निकलने दें। उसको जितना आप बंद करेंगे ना, अब ये सारा तूफान इस बुनियाद के ऊपर आया कि जी आपने सोशल मीडिया ऐप्स ही बंद कर दी। लोग वहां पे जाके लिखते थे, फेसबुक के ऊपर लिख लिया, ट्विटर के ऊपर लिख लिया, अपना गुस्सा बाहर निकालते थे। जब आपने वो भी बंद कर दिया तो लोगों ने कहा अब तो हमें आदत पड़ चुकी थी अगर हम जो कुछ भी लिखें। आपने जब उसको बंद किया फिर लोगों ने फिर इस तरह रिएक्ट किया, बोलने के बजाय जलाने के ऊपर उन्होंने यकीन किया। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और खबरें वो पाकिस्तान से रिलेटेड, और वो ये है कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कल 9 मई के हवाले से एक और केस का फैसला जो है वो सुना दिया है। और वो माल रोड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज के स्कॉट की गाड़ी चलाने के केस का फैसला सुनाया गया। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को इस मुकदमे से भी बरी कर दिया गया। मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो बरी होते गए हैं और उनका सबसे बड़ा डिफेंस यही था कि 9 मई वाले दिन जो है वो लाहौर में नहीं थे, वो कराची में थे। तो इसलिए उनके ऊपर तमाम तरह इल्जाम जो है वो उनसे बरी होते हैं। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा, जबकि खदीजा शाह इनको 5 साल कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। अच्छा, खदीजा शाह एक नया नाम है, बाकी लोगों को तो पहले भी सजाएं हो चुकी हैं और वो ऑब्वियसली वो सजाएं जो है साइमल्टेनियसली चलेंगी। लेकिन खदीजा शाह जो है वो एक नई शख्सियत है जिनको सजा हुई है। और ध्यान रखिएगा कि खदीजा शाह जो है वो ड्यूल नेशनल या फिर अमेरिकन सिटीजन है, जिनको कॉन्सुलर एक्सेस भी मिला था जब पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो इनको भी 5 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। अलबत्ता रुबीना जमील और अफशान तारिक उनको भी केस से बरी कर दिया गया है। तो एक डेवलपमेंट ये हुई है। दूसरा, एक सहाफी ने जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इल्जामात लगाने के ऊपर 11 करोड़ रुपए से ज़ायद हत्या इज्जत का नोटिस भेज दिया। अभी पिछले दिनों अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो हसन अयूब जो एक सीनियर सहाफी हैं उनको हत्या इज्जत का नोटिस भेजा था। अब इनको गंडापुर साहब को खुद भी हत्या इज्जत का नोटिस दे दिया गया है। और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेसिकली एक सहाफी हैं अब्दुल्ला मोहम्मद, उन्होंने वज़ीर आला से फैसल अमीन, कामरान मंगिश और तैमूर झगड़ा के हवाले से जो है वो सवाल किया था कि अहकामात के बावजूद आप इनको जो है एक फैसल अमीन के हवाले से सवाल किया था कि जी सुनने में आया कि वो पूरा सूबा चलाते हैं, और कामरान मंगिश और तैमूर झगड़ा के हवाले से पूछा था कि जी आप उनको कैबिनेट के अंदर क्यों नहीं शामिल करते जबकि इमरान खान साहब के अहकामात हैं। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने उस सवाल के जवाब में सहाफी के ऊपर जो है वो उसका नाम पूछा और उसके बाद ठेके और रकम लेने का जो है मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम जो है उन्होंने सहाफी के ऊपर आयद किए थे। तो अब उन्होंने अपने वकील गुलाम कासिम भट्टी की वसात से जो है वो इस जर्नलिस्ट ने अब्दुल्ला मोहम्मद ने जो है वो गंडापुर साहब को हत्या इज्जत का नोटिस भेज दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जी 7 रोज के अंदर आप माफी मांगे, वरना 11 करोड़ से ज्यादा हर्जाना अदा करें और कानूनी चाराजोई का जो है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। इसके अलावा एक और खबर जो है वो डॉक्टर नबिया के हवाले से आप जानते होंगे। अब तक डॉक्टर नबिया को मेरे ख्याल में अब तो जितना वो वायरल हुई है सारी उनका नाम जानते हैं। उनके भाई के हवाले से, उनके भाई का नाम है जुहैब खान। थोड़ा सा आज से 2-3 दिन पहले भी हमने एक वीडियो में उनका जिक्र किया था। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जनाब कल उनकी गाड़ी का शीशा जो है पुरस्कार तौर पर किसी ने तोड़ दिया है। अब उनके जो भाई हैं वो मुख्तलिफ अपने पॉडकास्ट और इंटरव्यूज वो भी देते रहे, हमने तो नहीं बुलाया उनको, लेकिन वो मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यू देते रहे। उसमें उन्होंने 2-4 चीजें, एक तो उन्होंने जो इनकी डॉक्टर नबिया के घर वाले, घर के जो मालिक मकान थे उनके ऊपर भी उन्होंने थोड़ी सी नुक्ताचीनी की थी साथ ही साथ। लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी बहन से भी जो है कुछ गलत स्टेटमेंट्स गई हैं। अब ये किसने किया उनके साथ, उनकी गाड़ी का शीशा किसने तोड़ दिया अल्लाह जानता है, लेकिन वो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे कि देखिए मेरे साथ कितना जुल्म किया गया कि मेरी गाड़ी का शीशा भी जो है वो तोड़ दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और वो ये है कि मारूफ जापानी कंपनी यामाहा, उसने जनाब पाकिस्तान में मोटरसाइकिल की पैदावार प्रोडक्शन जो है वो बंद करने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। ये प्रेस रिलीज है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान में कहा कि कारोबारी पॉलिसी में तब्दीली के बायस हम मोटरसाइकिलों की पैदावार जो है वो बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में यामाहा मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले तमाम सार्फिन का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपकी बरसों पर मुहित हिमायत और वफादारी की नहायत मशकूर हैं। कंपनी ने यकीन दहानी करवाई है कि डीलर्स के जरिए मौजूदा यामाहा मोटरसाइकिल सार्फिन के लिए स्पेयर पार्ट्स जो है वो हम फराहम करते रहेंगे, वारंटीज और सर्विसेज जो है वो हम देते रहेंगे, लेकिन मजीद प्रोडक्शन जो है वो बंद की जा रही है। अच्छा, इस ध्यान में रखिएगा कि ऑब्वियसली आप जानते हैं कि यामाहा जो है वो एक जापानीज ब्रांड है और अब मार्केट के अंदर बहुत से चाइनीज ब्रांड्स जो हैं वो आ चुके हैं जो कि निस्बतन काफी चीप हैं, उनके डिजाइन वगैरह भी काफी मॉडर्न है और उनकी जो एक्सेसरीज और फंक्शंस हैं वो भी काफी ज्यादा एडवांस हैं। तो इसकी वजह से भी बड़ा स्टिफ कंपटीशन जो है वो हुआ है और पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है जहां पे जापानीज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो उसको धचका पहुंचा है। दीगर और ममालिक के अंदर भी इस तरह हुआ है। तो मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी एग्जांपल आपको देता हूं कि होंडा जो है एक कंपनी है, वो भी एक जापानीज कंपनी है, लेकिन होंडा के ऊपर भी जो है वो क्रिटिसिज्म यही होता है कि जनाब कितने सालों से उनका CD70 और 125 जो है वो एक ही शक्ल का आता जा रहा है, हर साल से उसका वो स्टिकर का रंग चेंज कर देते हैं, उसमें कोई जिद्दत नहीं आ रही। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी जो है बेवकूफी की तरह यही खरीदे जा रहे हैं तो इनको यही बेची जाओ, इनको कोई जरूरत नहीं है बैठ के कोई नई चीज देने की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे ख्याल में अभी शायद उनका एक बड़ा मोटरसाइकिल शायद 250 या 150 सीसी का मोटरसाइकिल उन्होंने अभी लॉन्च किया। तो दुनिया जो है वो कहां से कहां जा चुकी है और हमारे यहाँ पे अभी भी वही पुराने मॉडल जो हैं चल रहे हैं। तो जापानीज जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे मौजूद हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से, उनको वैसे ही बड़ी मुश्किलात का सामना है क्योंकि चाइनीज इन्फ्लक्स जितना हो चुका है और जितनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें वो निस्बतन सस्ती देते हैं, लेकिन जापानीज प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत महंगी हैं। तो इसलिए उनकी सेल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था और मेरे ख्याल में शायद इसी वजह से यामाहा जो है उसने अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो बंद करना ही मुनासिब समझा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।